सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आलोक चतुर्वेदी इतिहास विभाग से। आज हम और आप मिल बैठकर चर्चा करेंगे इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो हमारे YouTube चैनल है। पहला चैनल है परिष्कार वर्ल्ड का, तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव संबंधी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही इसके एक अन्य YouTube चैनल है हमारा परिष्कार कॉलेज का, इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है और इस सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। इससे आपको कॉलेज संबंधी सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इतिहास विषय की। इतिहास विषय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप 12वीं क्लास पास करके आए हैं। आप सभी का कोई ना कोई सपना है, किसी का छोटा और किसी का बड़ा, लेकिन सपना हर एक का है। हम डिग्री करने आए हैं और डिग्री की हमारी पहली साल यानी बीए प्रथम वर्ष की शुरुआत होने जा रही है और हम इतिहास विषय को डिस्कस करने जा रहे हैं। इतिहास विषय इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि इसकी न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्ता है, बल्कि डिग्री कोर्स में भी इसकी महत्ता सर्वत्र विख्यात है और सर्वविदित है। हम जानते हैं कि हम कोई भी एग्जाम दें और जिस भी एक प्रतियोगी एग्जाम में जीके का अगर प्रश्न पत्र आता है तो उसमें सोशल साइंस से अनेक विषयों की बात होती है, उसमें एक विषय इतिहास भी होता है। इतिहास विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ा प्रश्न, चाहे वो आईएएस का हो, बड़े से बड़ा आरएएस का हो, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी या फिर रेलवे या फिर कांस्टेबल या फिर पटवार और या फिर आपका पुलिस इंस्पेक्टर या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट वगैरह वगैरह, हर जगह इतिहास विषय का बहुत महत्व है। तो जब हम इस महत्व को जानते हैं तो हमें एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी होगी। हम इतिहास विषय को डिग्री पाठ्यक्रम के साथ पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी बात करते चलेंगे और हम अपने नोट्स तैयार करते चलेंगे। जब हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं तो इससे पहले हम सभी का यह जानना जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा। आप सभी ने 12वीं में संभवतः एक पेपर की परीक्षा दी होगी, यहाँ 2 पेपर होंगे, 2 पेपर की अपन को परीक्षा देनी है। तो जब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम पाठ्यक्रम की संक्षेप में बात करेंगे। देखिए, आपका इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ये ए लिखा है, ऐसे ही आगे बी आएगा और सी आएगा। इसमें जो सवाल आते हैं वो सवाल इस प्रकार के आते हैं। एक तो 10 सवाल आएंगे, 10 सवाल होते हैं 2-2 नंबर के, 2 नंबर के 10 सवाल, यानी ये 20 नंबर के सवाल है। ये अति लघु प्रश्न होते हैं। इसके अलावा 4 नंबर के 5 सवाल आते हैं और इसमें विकल्प दिए होते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं, ये भी 20 के होते हैं। अगर ये 20 और ये 20 हम जोड़ दें तो 40 हो जाते हैं। इसके बाद 60 अंक में जो आते हैं वो दीर्घ प्रश्न आते हैं,
यानी 3 प्रश्न करने होते हैं और 6 आते हैं। हर सेक्शन में से 2-2 प्रश्न आते हैं और हर सेक्शन में से 1-1 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। चलिए, हमने परीक्षा पैटर्न तो जान लिया, अब हमें जानने की जरूरत है कि हमें बीए प्रथम वर्ष के इस पेपर में इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है। आइए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। हम पहले स्रोतों को पढ़ेंगे जो आरंभ से 1200 ईस्वी तक इसका समय है। इसके बाद हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां ये पढ़ेंगे। इसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसमें हड़प्पा सभ्यता, उद्गम, विस्तार और विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर वैदिक युग पढ़ेंगे। वैदिक युग में आर्यों का मूल निवास, वैदिक साहित्य, राज व्यवस्था, समाज, आर्थिक स्थिति और वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति थी, इस पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, भारत में लोह युगीन संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण हम ये करेंगे। भारत में लोह प्रयुक्ता संस्कृति का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार हुआ, उत्तरी, मध्य एवं दक्षिण भारत की लोह प्रयुक्ता संस्कृति को हम पढ़ेंगे। फिर दक्षिण भारत की महापाषाण युगीन संस्कृति की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आएगा ए सेक्शन में जनपद एवं महाजनपदों का उदय, उनका राजतंत्र और गणराज्य की बात करेंगे। इसके बाद मगध साम्राज्य का उदय नंद वंश तक, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्गम, शिक्षाएं और उनका योगदान। फिर हमारा सेक्शन बी शुरू होगा। बी सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे वो मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसका धम्म, मौर्य राज्य प्रशासन और उसका पतन किस प्रकार हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मौर्यकालीन संस्कृति की बात करेंगे। जब हम संस्कृति की चर्चा करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला एवं स्थापत्य। ये मौर्यकालीन संस्कृति की बात हो रही है। इसके बाद मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, जिसकी अवधि है 200 ईसा पूर्व से लेकर तृतीय शताब्दी तक। इसमें जो हम पढ़ेंगे वंश, वो शुंग और सातवाहन वंश, शक एवं कुषाण, यानी 1, 2, 3 और 4 वंश के शासकों का इतिहास हम पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्योत्तर कालीन संस्कृति 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का हम अध्ययन करेंगे। इसी में सामाजिक जीवन उस समय का कैसा रहा, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, साहित्य एवं कला का विकास। और फिर इसके बाद हम संगम युग पे आएंगे। संगम युग में हम साहित्य पढ़ेंगे, समाज उस समय का, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पढ़ेंगे। तो ये बी सेक्शन की बात है। अब ये सी सेक्शन आ गया। सी सेक्शन में हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य में किन किन शासकों का अध्ययन किया जाएगा, देखिए यहाँ पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे गुप्तकालीन संस्कृति। जैसे पिछले सेक्शन में मौर्यकालीन संस्कृति की बात कर रहे थे, यहाँ हम गुप्तकालीन संस्कृति की बात करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, धार्मिक विचार, संस्थाएं, साहित्य, कला एवं विज्ञान की प्रगति। इसके पश्चात उत्तर गुप्त काल, यानी गुप्त काल के बाद का काल 750 ईस्वी तक का ये पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से वर्धन साम्राज्य पढ़ेंगे और वर्धन साम्राज्य में भी हर्षवर्धन को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके पश्चात चालुक्य एवं पल्लव वंश की क्या उपलब्धियां रही, इसको पढ़ेंगे। फिर त्रिराज्य संघर्ष, इसमें गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट एवं पाल, यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ इसको हम पढ़ेंगे। फिर साम्राज्यवादी चोल
और उनकी उपलब्धियों को पढ़ेंगे। फिर आपका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक जीवन को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पाठ्यक्रम रहा। आपने देखा होगा कि इस पाठ्यक्रम में जो हमारा इतिहास आ रहा है वो प्रारंभ काल से और 1200 ईस्वी तक का है। इसमें प्रत्येक जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें से इतने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनते हैं कि वो बहुत ही हमारे लिए मददगार होते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के पास करने में। आगे बढ़ने से पहले हमको यहाँ इस बात पर चर्चा कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। आप देखिए कि यहाँ लिख रहा है IAS 2009, यानी IAS में इम्तिहान के ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। यानी अशोक का कोई ऐसा एक अभिलेख है जिसमें अशोक और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न की उत्तर की चर्चा हम आखिरी में करेंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न IAS की परीक्षा में 2006 में फिर पूछा गया है, अशोक के अभिलेखों में से किस एकमात्र अभिलेख में लेखक का परिचय मिलता है। जब हम पिछले प्रश्न की चर्चा कर रहे थे तो उसमें ये पूछा गया था कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ पर लेखक को पूछा जा रहा है कि किस लेखक का परिचय मिलता है। तो ये आपके 4 लेखक हैं। अब इसमें से किसी एक का परिचय अशोक के अभिलेख में मिलता है। चलिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा आया है। IAS 1997 में अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिले हैं। ये लिपियों की यहाँ बात हो रही है। इसमें खरोष्टी एवं ब्राह्मी, खरोष्टी ब्राह्मी एवं ग्रीक, खरोष्टी ब्राह्मी आर्माइक एवं ग्रीक, खरोष्टी एवं ग्रीक। इसमें से कोई एक उत्तर अवश्य होगा, लेकिन एक हमें जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि एक जो आपकी लिपि है खरोष्टी, दूसरी ब्राह्मी और तीसरी ग्रीक और चौथी आर्माइक। ये लिपियां कहीं ना कहीं अभिलेखों से संबंधित रही होंगी और इन पर भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 1997 में फिर आया IAS में, निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। यानी किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। देखिए आप, केवल मास्की एवं गुर्जरा, केवल धौली एवं रूपनाथ, निट्टूर उदयगोलम मास्की एवं गुर्जरा, कंधार बैराठ एरागुड़ी एवं मास्की। इसमें से कोई एक आंसर है, इसको हम फिर आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हम फिर देखते हैं। अब ये प्रश्न आ रहे हैं, देखिए आप, विश्वविद्यालय परीक्षा के लघु प्रश्न। मैंने आपसे चर्चा करी थी ना कि विश्वविद्यालय परीक्षा में अति लघु और लघु प्रश्न आते हैं। यहाँ मैंने दोनों लघु प्रश्न लिखा हुआ है, यह अति लघु पढ़ा जाए। यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। UOR आप समझ पाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए लिखा जाता है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी अभी आप राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड की परीक्षा देके आए हैं, तो UOR का आपको मतलब आना चाहिए। 2018 की परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ का क्या महत्व है। ये UOR यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2018 में पूछा गया है। तो इसके साथ ही विगत विश्वविद्यालय परीक्षा के दीर्घ प्रश्न की हम बात करते हैं कि इसमें पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट परीक्षा में
पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। यूओआर यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2016 नॉन कॉलेजिएट के लिए पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हमने देख लिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से सवाल आते हैं और हमारी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में किस प्रकार से लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अपने टॉपिक की पर आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा पहले मैंने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन। यहाँ पहुँचने से पहले फिर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ आपको कुछ ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये सिक्के की पिक्चर है जो वर्तमान में चलन में है, 10 रुपए का सिक्का है और ये प्राचीन सिक्के हैं। और ये आपका कागजी नोट है यानी पेपर करेंसी। और ये आपका एक तांगा दिखाई दे रहा है। ये हमारे रियल लाइफ में काम आने वाले हैं। जहां हम इसकी बात करें तो ये हमें चीजें खरीदने के लिए काम में आता है और ये सिक्के हमें प्राचीन जानकारियां देते हैं कि ये कब चला करते थे, ये सिक्के किस धातु के बने हुए हैं और ये सिक्के किस धातु के बने हुए हैं। तो हमें ये ज्ञान होता है कि प्राचीन काल में किस धातु का प्रयोग सिक्कों के निर्माण के लिए किया जाता था और अब किसका प्रयोग किया जाने लगा है। यहाँ ये जो दिया हुआ है तांगा, ये हमारे आवागमन का साधन है और ये फिर वही नोट कि ये हमारे लिए वस्तुओं के खरीदने के काम आता है। तो ये हमारे रियल लाइफ में काम आने वाले कुछ वस्तुएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने यहाँ इनकी चर्चा क्यों करी। इसकी चर्चा इसलिए करी है कि जब हम कभी भविष्य में इतिहास की बात करेंगे तो ये जो हमारे साधन होंगे वो आज के इतिहास को भविष्य में बताने का काम करेंगे। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें जो पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन, जिन्हें हम इतिहास की भाषा में स्रोत का नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों स्रोत। ये स्रोत जो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए हम इन पंक्तियों में देखेंगे अतीत की गतिविधियों। क्या कहा मैंने? अतीत की गतिविधियों को जानने के लिए इतिहासकार को अनेक साधनों का उपयोग करना होता है। इतिहास में इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य अथवा प्रमाण कहा जाता है। तो आपकी समझ में आया कि साक्ष्य, स्रोत और प्रमाण वे माध्यम हैं जो अतीत काल की गतिविधियों का वर्णन करते हैं या अतीत काल की जो गतिविधियां हुई उसके बारे में हमको प्रामाणिक जानकारी देते हैं। तो ये तो रहा स्रोत की परिभाषा, स्रोत का पर्याय, स्रोत का अर्थ। आगे चलते हैं हम। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधन, इनको हम पढ़ने से पहले इसके अध्ययन को और सरल बनाते हैं और सरल बनाने के लिए हम इन साधनों का डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं, ताकि हमारा अध्ययन जो है वो सरल हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने इसको विभाजित किया है पुरातात्विक स्रोत, यानी जो साधन है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के वो पुरातात्विक स्रोत हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। समय समय पर हमारे देश में अनेक विदेशी यात्री आए, लेखक आए, यहाँ के भारतीय इतिहास से वे प्रभावित हुए, यहाँ के समाज से, यहाँ की राजनीति से, यहाँ के धर्म से, यहाँ की कला से, और उन्होंने इतिहास लेखन का काम किया। तो ये साधनों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं विदेशी यात्री अथवा लेखक। इसी प्रकार जब हमने साहित्य लिखना सीख लिया तो साहित्य के माध्यम से प्राचीन काल के अनेक कालखंडों का इतिहास लिखा गया। तो ये साहित्य स्रोत काम में आते हैं। और पुरातात्विक स्रोत वो हैं जो कि पुराने तत्व हैं
जो कि अवशेषों के रूप में हमें मिले हैं, और उसी की चर्चा आप देख रहे थे कि अपन कर रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल आ रहे थे वो अभिलेख पर आधारित थे। तो ये अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब हम और सरल करेंगे इस इतिहास को समझने के लिए, इसके साधनों को, इसके स्रोत को समझने के लिए। पहले हम बात करेंगे सिर्फ पुरातात्विक स्रोत की, कि पुरातात्विक स्रोत का विभाजन कितने भागों में करें कि हमारा अध्ययन सरल से सरल होता जाए। तो देखिए इसको, पहला अभिलेख, दूसरा मुद्राएं, तीसरा मोहरें, चौथा मूर्तियां, पांचवा स्मारक और छठा उत्खनन पुरावशेष। यानी ये हम 6 की जब बात कर लेंगे, 6 की जब हम चर्चा कर लेंगे, तो हम कौन से साधनों की, किस स्रोत की चर्चा कर लेंगे? हम कर लेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। अब पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेख की बात करते हैं कि अभिलेख क्या है। उससे जानने से पहले स्मारकों को हम और देख लेते हैं कि स्मारक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य और विहार। ऐसे ही उत्खनित पुरावशेष में क्या क्या मुख्य रूप से वस्तुएं मिलती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए, मृदभांड, उपकरण और आभूषण आदि जो उत्खनन में, जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, उससे हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अभिलेख की। अब अभिलेख का भी देखिए विभाजन है। अभिलेख को हमने शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख में विभाजित कर दिया। इसके पढ़ने से पहले हम अभिलेख को जान लें कि अभिलेख क्या है। अभिलेख यानी अपने सामने या अपने द्वारा लिखा हुआ लेख अभिलेख है। प्राचीन काल में ये अभिलेख स्तंभ पर लिखे गए, शिलालेख पर लिखे गए, ताम्रपत्र पर लिखे गए, गुहाओं पर लिखे गए और मूर्तियों पर लिखे गए। तो इन जिस पर ये लेख लिखे गए उसी के नाम पर इनका नामकरण हो गया। शिला पर लिखने वाले लेख शिलालेख, स्तंभ पर लिखने वाले स्तंभ लेख, ताम्रपत्र पर लिखने वाले ताम्रपत्र और गुहा पर लिखने वाले गुहा लेख, और मूर्तियों पर लिखने वाले लेख मूर्ति लेख कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ अभी शिलालेख की बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊं कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन में जो हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों की, पुरातात्विक स्रोतों में भी अभिलेख और फिर अभिलेख के भी अंतर्गत हम शिलालेख की बात कर रहे हैं। यहाँ मित्रों, इसे पढ़ना हमें इसलिए आवश्यक है कि इन शिलालेखों पर, इन स्तंभ लेख पर, ताम्र लेख पर, गुहा लेख पर और मूर्ति लेख पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक सवाल इन पर बनते हैं। और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अति लघु प्रश्न भी जो 20 शब्दों के आते हैं वो इस पर बनते हैं कि शिलालेख के बारे में लिखिए, स्तंभ लेख के बारे में लिखिए, ताम्रपत्र लेख के बारे में लिखिए, वगैरह वगैरह जो आगे लिखा हुआ है। और जो 50 शब्दों के आते हैं वो भी इनमें से ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनकी तैयारी क्रमबद्ध करें, चरणों में करें, तो क्या होगा, जहां हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल तैयार होंगे वहीं हमारी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के 2 अंक वाले और 4 अंक वाले यानी अति लघु और लघु प्रश्न के उत्तर तैयार होंगे। और जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा बड़े प्रश्न का यानी दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा, जिसकी चर्चा मैं समय समय पर करता रहूंगा। चलिए हम शिलालेख की बात करते हैं कि शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। किसके शिलालेख? अशोक के शिलालेख। जब हम अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे तो अशोक के शिलालेख से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी होगी। अब मौर्यकाल में जितने भी राजा हुए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ वगैरह वगैरह, इनके बारे में हमें जानकारियां मिलेंगी। साथ ही इसके उस समय का समाज, उस समय की राजनीति, उस समय का धर्म, उस समय की कला
आदि की जानकारी हमें इन अशोक के शिलालेखों से होगी। और विशेषकर अशोक के कार्यकाल की और अशोक के कार्यकाल के बाद की इतिहास की जानकारी हमें इस रूप में मिलेगी कि जिन आदेशों को, जिन बातों को अशोक ने फॉलो करा, उसके बाद में आने वाले शासक जो मौर्य काल से संबंध रखते थे, उन्होंने अशोक की बातों को कितना फॉलो करा। इस प्रकार ये अशोक के शिलालेख मौर्यकालीन इतिहास की प्रामाणिक जानकारी हमको प्रदान करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग अयोध्या का शिलालेख, यानी एक अयोध्या का शिलालेख हुआ है जो पुष्यमित्र का है। इससे क्या जानकारी मिलती है? हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं खारवेल हाथी गुम्फा लेख, इससे हमें चेदी कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके आगे देखिए लिखा हुआ है रुद्रदामन, इससे शककालीन इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। और ये रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख, इससे हमें चालुक्य काल की जानकारी मिलती है। देखिए आप फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये शिलालेख हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, यानी मौर्य काल का इतिहास की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से होती है। पुष्यमित्र शुंग का जो अयोध्या शिलालेख है उससे किसकी जानकारी होती है? शुंग काल की। विशेषकर पुष्यमित्र शुंग के विषय में हमें अनेक प्रामाणिक जानकारियां मिलती हैं। खारवेल हाथी गुम्फा लेख से किसकी जानकारी मिलती है? चेदी कालीन इतिहास की। और रुद्रदामन के शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? शककालीन इतिहास की। और रवि कीर्ति का जो ऐहोल लेख है, अभिलेख है, उससे हमें चालुक्यों के इतिहास की अति महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख की। देखिए इससे पहले हमने जो बात करी वो अशोक के शिलालेख, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या शिलालेख, और हमने बात करी रुद्रदामन का शिलालेख और रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख, और एक हमने करी हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का था, इसकी चर्चा करी। अब अशोक के शिलालेख की अपन बात करते हैं कि अशोक के शिलालेख किस प्रकार से हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से उन पर प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल बनते हैं। देखिए आप यहाँ अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो इस पर बहुत अच्छा प्रतियोगी परीक्षाओं का सवाल बनता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यह है तो आपका जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो आपका 1837। तो देखिए हमें ये दो सूचनाएं यहां मिली। इससे आगे देखिए कि मास्की, गुर्जरा, नैतूर, उडेगोलम या उदेगोलम लेखों में अशोक का नाम मिलता है। अब कभी भी ये सवाल बनकर आए कि अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है, तो हो सकता है ये मास्की दिया हो, बाकी और इनमें से नहीं दिए गए हों, तो आपका उत्तर हो जाएगा मास्की में मिलता है। हो सकता है ये मास्की और गुर्जरा के सेट बना दिए गए हों, इसके सेट बना दें ABC में, और फिर इसको इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें, और चौथा आपका हो जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये अध्ययन सामग्री है। आगे आप देखिए अशोक के शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं। साहब कितने स्थानों से मिले हैं अशोक के शिलालेख? 8 स्थानों से। ये हमको याद करना होगा, ये हमको समझना होगा कि अशोक के शिलालेख पर जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि कितने स्थानों से मिले, एक तो किन किन स्थानों से मिले, जब किन किन स्थानों की बात आए तब तो हम नाम बताएंगे उन स्थानों का, और जब यह आए कितने स्थानों से मिले तब संख्या की बात आएगी, तब हम 8 की बात करेंगे।
जब स्थान की बात करते हैं तो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, सोपारा एवं एरागुड़ी से ये प्राप्त हुए। 8 जो शिलालेख, 8 स्थानों से प्राप्त होने वाले शिलालेख के स्थानों का नाम ये है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए। अब जब हम और इसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये स्थान कहाँ पर पाए जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो साधनों का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन, ये बहुत सारे हैं और यहाँ सिर्फ संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक काल की बात करते हैं। ये मौर्य काल की बात करते हैं, शुंग काल की बात करते हैं, चेदी की बात करते हैं, चालुक्य की बात करते हैं। तो जब हम इन वंश के इतिहास को अलग से पढ़ेंगे तब इनका विस्तृत पुनः चर्चा होगी। अभी हम सिर्फ संक्षेप में चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आगे अपन चलते हैं। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं? विभिन्न स्थानों से अशोक के कौन से शिलालेख? लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख का यहाँ मतलब है जिसमें जो मैटर लिखा हुआ है, जो कुछ बात लिखी है, जो कोई पंक्तियां लिखी हैं, जो कोई शब्द लिखे हुए हैं, वो अपेक्षाकृत या तुलनात्मक दृष्टि से अन्य लेखों की तुलना में कम है। अशोक के अभिलेखों में भाषा कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा है। लिपि के साथ कौन सी है? पाली भाषा। भाषा कौन सी है? पाली। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में अब देखिए आप, फिर उत्तर आ रहा है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा आर्माइक लिपियों का प्रयोग। प्रश्न बन सकता है कि अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए अगला, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। अभी अपन जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे थे तो वहां पर भी ये आया था कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। यहां अपन ने देखा अशोक के 13वें शिलालेख में। जब हम इन फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन्हीं फैक्ट्स पर प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है प्राचीन भारत का, आधुनिक भारत का नहीं, प्राचीन भारत का नक्शा मिल रहा है। इस नक्शे में हम देखेंगे कि अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए। देखिए, आप जब भी इतिहास का अध्ययन करें तो उसमें मैप को जरूर देखें, क्योंकि मैप से हमारा इतिहास अध्ययन मजबूत होता है और हमें अच्छे से समझ में आता है। अशोक के शिलालेखों को हम देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि कहाँ मिले, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा। अब ये मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी है कहाँ? पाकिस्तान में। यहाँ देखिए, ये नक्शे में आ रहा है, ये आपका पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये दोनों स्थान दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम। इसी नक्शे में कालसी और देहरादून की बात आई थी कि यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कालसी कहाँ पर है? देहरादून। और देहरादून कहाँ है वर्तमान में? उत्तराखंड। और इससे पहले या प्राचीन काल में, या हम ये कहें कि स्वतंत्रता से पूर्व, कौन सा राज्य था उत्तराखंड के स्थान पर? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ है वो उत्तर प्रदेश के टूटने से हुआ है या उत्तर प्रदेश के विभाजन से हुआ है। आगे हम देखते हैं इस नक्शे को। गिरनार यानी जूनागढ़, गुजरात से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। और आगे देखिए, सोपारा, थाने, ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुए और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका, ये तो गुजरात है और ये आपका महाराष्ट्र है और ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका उत्तराखंड है। आगे देखते हैं, एरागुड़ी, कर्नूल, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है। और इसके आगे देखते हैं अपन, धौली, जौगढ़, ये कहाँ है? उड़ीसा में। अब आप देखो इस नक्शे को
बहुत ध्यान से देखिए, क्या आप पाएंगे कि ये जो मानसेरा और शाहबाजगढ़ी है पाकिस्तान में, ये आपका उत्तराखंड में, ये आपका उड़ीसा में, गुजरात और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी अशोक का शासन, अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ रहा होगा। सामान्य अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि अशोक का शासन या अशोक का साम्राज्य प्राचीन काल में उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित पाकिस्तान तक था, वर्तमान पाकिस्तान तक था। तो ये हमें मैप से महती जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते देखिए, फिर नक्शा है, क्योंकि अभी हम अभिलेखों की बात कर रहे हैं। फिर हम मैप में खोजते हैं कि प्रथम लघु शिलालेख इनके कहाँ मिले। प्रथम लघु शिलालेख देखिए बैराट से जयपुर, ये कहाँ है, राजस्थान में। इसके आगे चले हम, रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। और आगे चलते हैं तो गोमिट पाल की गुंडू, ये कहाँ से, कर्नाटक से। और आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रह्मगिरी सिद्धपुर तथा रामेश्वर जटिंग, ये तीनों जो स्थान हैं वो कर्नाटक में चित्तलदुर्ग जिले में। और आगे देखते हैं मास्की और रायचूर, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये नक्शा आपको क्या दर्शा रहा है, ये नक्शा आपको बता रहा है कि अशोक के जो प्रथम लघु शिलालेख हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे चलिए, एक स्थान और रह गया बिहार, ये सहसराम आरा। तो बिहार भी अशोक के साम्राज्य का एक अंग रहा होगा। अब हम फिर नक्शा देखते हैं, यहाँ पे हम फिर अशोक के शिलालेखों की बात करेंगे। ये द्वितीय लघु शिलालेख है, हम प्रथम लघु शिलालेख की बात कर रहे थे, यहाँ द्वितीय लघु शिलालेख की बात करते हैं। ये देखिए ब्रह्मगिरी सिद्धपुर रामेश्वर जटिंग, ये चित्तलदुर्ग। जब हम प्रथम लघु शिलालेख की बात कर रहे थे तब भी ये 3 स्थान आए थे, और द्वितीय लघु शिलालेख की बात कर रहे हैं तब भी ये 3 स्थान आए। इसका मतलब कर्नाटक में चित्तलदुर्ग में ये तीनों स्थान से आपके प्रथम लघु शिलालेख और द्वितीय लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं हम, एरागुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश से द्वितीय लघु शिलालेख हमको मिले हैं। और आगे चलते हैं हम, फिर एक नक्शा और अन्य लघु शिलालेख, यानी अशोक के कुछ और शिलालेख थे वो अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं अहरौरा मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश, पनगुड़ी रिया यानी ये सीहोर, और सारो मारो शहडोल दतिया मध्य प्रदेश, और ये राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश, और उधर सन्नति गुलबर्गा नित्तूर बेल्लारी कर्नाटक। तो अन्य जो शिलालेख मिले हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अनेक स्थानों से मिले हैं। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। अब बैराट का बाबरू शिलालेख, इसका भी संबंध अशोक से है। ये कहाँ में, बैराट कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में एक पहाड़ी है, उसकी चोटी से प्राप्त है। पहाड़ी किसकी, बैराट की पहाड़ी से, यानी बैराट की पहाड़ी से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे हम भाब्रू शिलालेख के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। शिलालेख में से क्या जानकारी मिलती है, अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट। देखो, अपन बात कर रहे थे कि कलिंग युद्ध के विजय की बात हुई थी कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है,
और ये भाब्रू शिलालेख की बात आती है, इससे जो हमें जानकारी मिल रही है अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था होने की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये शिलालेख कलिंग शिलालेख के 13वें शिलालेख के बाद का शिलालेख है। अब एक फैक्ट्स और है, कैप्टन बर्ट ने बैराट से 20 किलोमीटर दूर भाब्रू नामक स्थान खोजा था और इस भाब्रू के नाम पर ही इस शिलालेख का नाम भाब्रू शिलालेख रखा गया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग अयोध्या अभिलेख। जो पहले मैंने बात करी थी, अब यहां फिर ये देखिए, ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि यज्ञ हो रहा है और ये पुष्यमित्र का चित्र है। इससे आपको क्या जानकारी मिलती है? अयोध्या से तो प्राप्त हुआ है, यानी पुष्यमित्र शुंग का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? अयोध्या से। शुंग वंश की स्थापना की जानकारी हमें इसी अयोध्या शिलालेख से होती है। इसकी स्थापना एवं 2 बार अश्वमेध यज्ञ, यानी 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि ये जो अभिलेख है वो पुष्यमित्र शुंग का अभिलेख है। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें इसी शिलालेख से होती है। इससे हमें उसकी विजयों के बारे में पता चलता है। इस अभिलेख में पुष्यमित्र को सेनापति कहा गया है। तो ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिस पर हमारे सवाल बनते हैं। अब अगला है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये गुफा है और यहीं पर ये अभिलेख है। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में भुवनेश्वर। ये तो आपका राज्य हो गया, भुवनेश्वर स्थान है इसका। और ये 3 मील दूर उदयगिरी। देखिए, इसमें अनेक प्रश्न समाहित हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। खाली उड़ीसा है आपके विकल्प में तो उड़ीसा है, भुवनेश्वर आए तो भुवनेश्वर है, और उदयगिरी आए तो उदयगिरी है। यानी 3 अलग अलग तरीके से प्रश्न इस पर बन सकते हैं। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि इस अभिलेख से किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है। अपन ने पहले बात करी थी चेदी कालीन इतिहास की, और उसमें भी चेदी काल में भी कलिंग राज खारवेल की। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से चेदी वंश का क्षत्रिय व खारवेल महामेघवाहन की 3री पीढ़ी का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। कलिंग उसका साम्राज्य था और वह जैन धर्म का अनुयायी था। यानी क्या क्या जानकारी मिल रही है? खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से चेती अथवा चेदी कालीन वंश की, विशेषकर किस शासक की? खारवेल महामेघवाहन की। वो कहाँ का शासक था? कलिंग का। वह किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। तो ये जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। आगे चलते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत पर स्थित अभिलेख का संबंध किससे है? शक महाक्षत्रप रुद्रदामन से। यानी रुद्रदामन किस वंश का शासक था? शक का था। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? जूनागढ़ से, जूनागढ़ के अभिलेख से। और जूनागढ़ कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका समय क्या है? 150 से 151 ईस्वी। आगे देखते हैं हम, अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख के निर्देशन में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सुदर्शन झील का मरम्मत कार्य हुआ था। यानी रुद्रदामन का मंत्री कौन था? सुविशाख। उसने किस झील का मरम्मत कार्य कराया? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का मरम्मत कार्य कराया, इसका मतलब वो क्षतिग्रस्त हुई।
इसका मतलब एक हमारे सामने तथ्य और आया, वो यह कि सुदर्शन झील का निर्माण किसी अन्य शासक ने पहले से ही कराया होगा। आगे चलते हैं हम। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक तो राज्य है, कर्नाटक राज्य के बीजापुर में बादामी के पास या निकट स्थित ऐहोल, ऐहोल, आईहोल, यानी ऐहोल एक स्थान है कर्नाटक में, कर्नाटक में भी बीजापुर के पास बादामी के निकट। और यहाँ पर एक लेख मिला है, इसको हम ऐहोल, ऐहोल और आईहोल अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख का लेखक, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, रवि कीर्ति है। यह अभिलेख हमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है, क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है और रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। जैसा यहाँ लिखा भी है, इसका लेखक जैन कवि रवि कीर्ति था। इससे क्या जानकारी मिलती है? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। पुलकेशिन द्वितीय का तो ये अभिलेख है। हर्षवर्धन जो वर्धन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध की जानकारी हमें इस ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जो अभी तक पढ़ा उस पर अभ्यास प्रश्न हमको तुरंत बना लेने चाहिए और उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। तो अभी जो हमने पढ़ा है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन, उस पर अभ्यास प्रश्न क्या क्या बनते हैं। ये देखिए, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा स्थित है। हम पढ़ रहे थे, हमने नक्शे में भी देखा, आपको ध्यान होगा कि वह जो स्थान स्थित है वो पाकिस्तान में था, और यहाँ कहीं पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा। तो आपका जो उत्तर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ अपन इस उत्तर को इतनी आसानी से इसलिए बता सके कि हमने वह नक्शा देखा था, और नक्शे में हमने वह स्थान देखा था कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा था। इसलिए हमको वो तथ्य पता चल गया, वो तथ्य याद हो गया कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इसलिए हमने इस उत्तर को बहुत आसानी से बता दिया। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पनगुड़रिया शिलालेख प्राप्त हुआ है मिर्जापुर, सीहोर, दतिया और शहडोल। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में बताता हूं, और मध्य प्रदेश के बाद देखिए एक स्थान आएगा सीहोर, यानी ये सीहोर से मिला है। सीहोर की जगह अगर ये जिलों के नाम नहीं होते, यहाँ पर प्रांतों के नाम या राज्यों के नाम आ जाते, और उसमें अगर मध्य प्रदेश आता तो फिर उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमको लौट पलट जरूर करनी चाहिए कि शहबाजगढ़ी कहाँ है या हमारा सीहोर कहाँ है मध्य प्रदेश में। तो फिर हम प्रश्न कैसे भी बदल कर आ जाए, उसका उत्तर हम बहुत आसानी से दे देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। अपन उधर पढ़ रहे थे कि बैराट से, और यहाँ बैराट लिखा ही नहीं है। फिर हमने बात लिखी थी कि जयपुर, और जयपुर भी यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ राजस्थान लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? राजस्थान। ये देखिए उत्तर आ गया राजस्थान। तो जो हम इनको फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, अगर इनको हम अच्छे से समझ लें तो फिर हमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? देखिए इसमें भी राज्यों के नाम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो अपना उत्तर जो है वो उड़ीसा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध है, अपन बात कर रहे थे पुलकेशिन द्वितीय की, अपन बात कर रहे थे पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के बीच में युद्ध हुआ, उसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब यहाँ पूछा गया है ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है भाई? तो आप बताओ, चोल से है क्या? आप बताओ, चालुक्य से है, मौर्य से है, गुप्त से है? हमें मालूम है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश का था, और उसके और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी इससे मिलती है। इसलिए इसका संबंध किससे हुआ? चालुक्य वंश से। आंसर देखते हैं अपन। देखिए आंसर आ गया। अगला
प्रश्न हम देखते हैं अब विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संभावित लघु प्रश्न। इसमें शब्द सीमा 20 एवं 50। देखिए, जो अपन टेक्स्ट पढ़ रहे थे, जो अपन ने लाइनें लिखी, जो अपन ने शब्द लिखे, उन शब्दों से ही इसका उत्तर बन जाता है। अगर पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या शिलालेख आए, अगर अति लघु में पूछा जाए तो आप 20 शब्द लिख दीजिए, यानी कुछ फैक्ट्स आपके कम हो जाएंगे। और अगर लघु में पूछा जाए 50 शब्दों की सीमा हो तो आपके कुछ फैक्ट्स बढ़ जाएंगे, यानी कुछ फैक्ट्स को हम हटाएंगे तो हमारा अति लघु तैयार हो जाएगा, कुछ फैक्ट्स को हम बढ़ाएंगे तो हमारा लघु प्रश्न तैयार हो जाएगा। ऐसे ही खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, रुद्रदामन का ऐहोल लेख, इन सब पर हम 20 शब्दों के और 50 शब्दों के आसानी से प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं और इन पे हमारे अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल बनते हैं। तो हमें बहुत गंभीरता के साथ इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए और इस पर स्वयं आप आज से प्रश्न बनाना शुरू कर दीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि ये तो अभी अपन ने प्रश्न बना ही लिए, ये तो आपके पास है ही, लेकिन अन्य प्रश्नों को आप बनाइए, उनको फ्रेम करिए, उनके उत्तर लिखिए, तो वो आपको आसानी से याद होते चले जाएंगे और आपका प्रश्न बैंक बढ़ता चला जाएगा, जो आपके लिए अधिकतम अंक लाने में आपका सहयोग करेगा। आगे देखते हैं हम विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संभावित दीर्घ प्रश्न। अब दीर्घ प्रश्न में हम इतिहास जानने के साधन पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ शिलालेख पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन के रूप में प्रमुख शिलालेखों का वर्णन कीजिए। तो जितने अपन ने शिलालेख पढ़े, चाहे वो अशोक के शिलालेख थे, चाहे आपका पुष्यमित्र शुंग का था, चाहे हाथी गुम्फा का खारवेल अभिलेख था, चाहे रुद्रदामन का था, चाहे ऐहोल का अभिलेख था, उन सबको अगर हम यहाँ लिख देते हैं जो यहाँ पढ़ा, तो हमारा बड़ा प्रश्न तैयार हो जाता है। देखिए, हुआ ना ये जादू कि हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल भी बहुविकल्पी भी तैयार कर लिए इन्हीं फैक्ट से हमने 20 शब्दों वाले, इन्हीं से हमने 50 और इन्हीं से हमने दीर्घ प्रश्न तैयार कर लिया। अगर इस टेक्निक को आप अपना लेते हैं तो आप निरंतर सफलता आपको मिलती जाएगी और आप जो भी परीक्षा देंगे, चाहे वो प्रतियोगी हो चाहे विश्वविद्यालय परीक्षा हो, उसमें आपको सफलता निश्चित मिलना संभव है। अब हम विगत प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न की बात करते हैं, जो हमने पहले आपको दिए थे, चर्चा करी थी और कहा था कि उत्तर हम इनका बाद में देखेंगे। अब देखिए, आपने पूरा साफ शिलालेखों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। ऊपर पहले हमने वो प्रश्न दिए थे, ये बताया था कि वो किन किन परीक्षाओं में पूछे गए। अब यहाँ आप आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे। इसमें लिखा है अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। आपने पढ़ा है, देखिए आंसर आपका 13वां शिलालेख। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा कि किस एकमात्र अभिलेख में लेखक का परिचय मिलता है। तो कौन सा लेखक था, ये देखिए, ये आपका चापड़ आएगा, ये चापड़ आ गया। अगला आप देखिए, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए हैं। तो अपन ने 4 लिपियों की बात करी थी, इसमें ये 4 लिपि इसमें आ रही है, 1 2 3 4। देखिए यही इसका आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया, क्योंकि इन्हीं लिपियों में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कहां से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो ये देखिए इसका आंसर निट्टूर, उदयगोलम, मास्की एवं गुर्जरा से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें अशोक का नाम है। अब फिर हमारे जो ये 2 चैनल यूट्यूब चैनल आ गए, इसको फिर देखिए आप, परिष्कार वर्ल्ड, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षा संबंधी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगला जो चैनल हमने पिछली दफा भी बात करी थी, अभी फिर हम बात करें परिष्कार कॉलेज, इसको भी हमें सब्सक्राइब करना है और इसके भी बेल आइकन को प्रेस करना है। इससे हमें कॉलेज संबंधी अपडेट्स टाइम टू टाइम
मिलते रहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक शिलालेख। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा और अध्ययनरत रहिएगा। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।